चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः एक बार आज की कक्षा में। आज का विषय हम लोगों का एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि ग्रंथीय तंत्र है। देखिए, ग्रंथियों के बारे में मैं आपको लिखवाऊँ उसके पहले कुछ बातें बहुत रोचक बताता हूँ। ग्रंथि एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब ये जो ग्लैंड्स का सिस्टम है ये इतना शानदार है कि हर वो चीज़ जो आप सोचते हैं, समझते हैं, इसमें कहीं न कहीं ग्रंथियों का योगदान है। और ग्रंथियों का ना कहें तो केमिकल्स का तो योगदान है ही है। किसी चीज़ को, घोड़े को अगर आप घोड़ा मानते हैं तो उसके पीछे केमिकल्स का योगदान है। आपको कोई चीज़ें सीधी दिख रही है, इसका वो है उल्टी, दिख रही है सीधी, ठीक है? उसमें भी केमिकल का योगदान है। हर वो चीज़, जिसको मच्छर अगर यहाँ काटता है तो आप यहाँ ज़ोर से नहीं मारते, इधर ही मारते हैं। ये इन सब में मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे न्यूरॉन्स इसके प्रति उत्तरदायी है, लेकिन उस समझ को एनालिसिस करने का जो तत्व है, वो अगेन आपकी ग्रंथियाँ ही हैं, जिसके निकलने वाले एंजाइम्स ही हैं। पाचन से लेके, श्रावण से लेके यानी सिक्रीशन से लेके, सोचने, समझने, चलने, फिरने, इन सारी क्षमताओं में कहीं न कहीं ग्रंथियों का गज़ब का योगदान। तो उन्हीं ग्रंथियों का हम अध्ययन करेंगे और एक शानदार बात ये है कि ग्रंथियों के ऊपर अपने योग का डायरेक्ट प्रभाव है। कुछ चीज़ों पे योग के कान खड़े हो जाते हैं कि कैसे काम होगा। जैसे दाँत का दर्द है, तो दाँत के दर्द को क्या ठीक करोगे आप योगा करा के? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, कोई भी बंद, कोई भी मुद्रा, कुछ भी लगा लो, दाँत वाला गुस्से में हो जाएगा अगर आप उसको बोलोगे कि अरे यार दाँत का दर्द भगा लो, ठीक है? तो नहीं होता। ग्रंथियों का जो काम है, उसपे योग यूँ करो आप और तुरंत, मतलब विदिन 2 आवर्स अगर आप देखोगे तो उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। और एक टर्म कॉइन किया गया साइकोसोमैटिक, मनोकायिक रोग। मनोकायिक रोग यानी मन से और काया से संबंधित रोग। जहाँ पे मन इन्वॉल्व होके काया यानी शरीर को परेशान करता है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स या डिजीजेस। तो वहाँ पे भी ग्रंथियों का गज़ब का योगदान है। तो इन्हीं ग्रंथियों के योगदान को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, मेरे जीवन का बड़ा लंबा समय गया है न्यूरोथेरेपी, नेचुरोपैथी और इन सारी चीज़ों से। और ये जो तंत्रिका तंत्र वाले रोगी होते हैं आधे से ज़्यादा, ये इसी पे ग्रंथियों के चक्कर में परेशान है। और एक बहुत, चूंकि आप लोग महिला इसमें ग्रुप में ज़्यादा हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा पीसीओडी नामक एक राक्षस है जो हमारे समाज को खाए जा रहा है। वो भी ग्रंथियों का ही चक्कर है। ठीक है? तो ग्रंथियों को अगर आप समझ जाएँगे तो सारा खेल आप कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि ग्रंथियों से कोई काम करा ले, ऐसी कोई दवा नहीं बनी है। दवा प्रोवोक कर सकती है थोड़ी देर के लिए और उसका नकारात्मक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन योग का सीधा-सीधा असर है। तो इसलिए दवाओं की बजाय अगर आप योग की तरफ लौटेंगे, नेचुरोपैथी की तरफ लौटेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी संस्थान। देखिए, शरीर में शरीर में रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। शरीर में रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है, जो होर्माइन शब्द से बना है। होर्माइन, HORMAEIN, होर्माइन शब्द से बना है। ब्रैकेट में लिखिएगा, ग्रीक लैंग्वेज है ये, ग्रीक भाषा के होर्माइन शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना। स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, जिसका अर्थ होता है स्टिमुलेट करना या उत्तेजित करना। हार्मोन्स का स्रावण हार्मोन्स का स्रावण कुछ विशिष्ट ग्रंथियों से होता है या कुछ विशिष्ट कोशिकाओं से होता है। कुछ विशिष्ट कोशिकाओं से होता है, जिसे सामूहिक रूप में ग्रंथि कहा जाता है। कुछ विशिष्ट कोशिकाओं से होता है, जिसे सामूहिक रूप से ग्रंथि कहा जाता है। सामूहिक रूप से ग्रंथि कहा जाता है। अगली, नलिका विहीन होने के कारण यानी डक्टलेस होने के कारण इसे अंतःस्रावी कहते हैं। यानी ये जो कोशिकाएं हैं, इनमें कोई डक्ट नहीं होती, ये डायरेक्ट अपना अपना स्रावन जो है वो ब्लड के अंदर कर देती हैं। तो इस कारण से इसे एंडोक्राइनोलॉजी यानी अंतःस्रावी संस्थान कहा जाता है, अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है।
इन कोशिकाओं में डक्ट्स नहीं होती हैं, इन कोशिकाओं में डक्ट्स नहीं होती हैं, या इन ग्रंथियों में डक्ट्स नहीं होती हैं, जिस कारण से ये अपना श्रावण यानी ये अपना सिक्रीशन ब्लड में करती हैं। अब 5-6 बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। एक तो अंतःस्रावी संस्थान है, यानी अंतःस्रावी संस्थान कहाँ पे हार्मोन्स को बहाता है, तो ब्लड के अंदर। कौन सी या कौन सा तंत्र जो है वो डक्टलेस होता है, तो ये इन सब का उदाहरण जो है वो अंतःस्रावी तंत्र है। आगे लिखिए ग्रंथियों के प्रकार, छोटी हेडिंग है, ग्रंथियों के प्रकार। ये 3 प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड। 3 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। 3 प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, अब छोटी हेडिंग डाल लीजिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिस्रावी ग्रंथियां। देखिए, ऐसी ग्रंथियां जिन्हें हॉर्मोन्स को बहाने के लिए अपनी वाहिनियां यानी अपनी डक्ट्स या नलिकाएं होती हैं, अपनी डक्ट या नलिकाएं होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कही जाती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां कही जाती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों के श्रावण को यानी एक्सोक्राइन के सिक्रीशन को एंजाइम भी कहा जाता है, एंजाइम्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखना। पहला है स्वेद ग्रंथि यानी स्वेटरी ग्लैंड्स यानी पसीने वाली ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि। फिर है मैमरी ग्लैंड्स, दुग्ध ग्रंथि जिसको बोलते हैं, जिससे दूध का स्रावण होता है। फिर है लार ग्रंथि, लार जिससे स्लाइवा निकलता है, लार, लार ग्रंथियां। फिर है श्लेष्मा ग्रंथि यानी म्यूकस ग्लैंड्स, जिससे म्यूकस निकलता है, श्लेष्मा ग्रंथि। फिर है द मोस्ट फेमस अश्रु ग्रंथि, रोने वाली ग्रंथियां। ठीक है, इसको दिव्यास्त्र माना जाता है महिलाओं का हार्ट अटैक से रक्षा करने हेतु। ठीक है, ये पता नहीं होता, परंतु इसका उपयोग कर करके हार्ट अटैक से बची रहती हैं हमारी माताएं बहनें। इसलिए पुरुषों से भी अनुरोध है कि मौका मिले तो रोने का जरूर रोएं। ठीक है, हास्यासन से ज्यादा जरूरी मुझे लगता है ये रोने का आसन है। हंसने से जितना काम कार्यक्रम ठीक होता है, रोने का भी अपना ही प्रभाव है। ठीक है, तो अश्रु ग्रंथियां। अब छोटी हेडिंग डाल लीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यही आपका सिलेबस है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखिए, एंडोक्राइन इसमें इसमें मूल रूप से 1 2 3 4 5 6 7 ग्रंथियां आती हैं। इनमें मूल रूप से 7 प्रमुख ग्रंथियां आती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 करके लिखिएगा। पहले लिखिए पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। दूसरी लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरी लिखिए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। चौथी लिखिए पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद लिखिए थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। फिर लिखिए एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड्स के बाद से फिर गोनैड्स लिखा जा सकता है, गोनैड्स।
इतने में आपका, इसको गोनैड्स को बोलते हैं जनन ग्रंथियां। गोनैड्स का मतलब होता है जनन ग्रंथियां। ठीक है, इसमें पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग ग्रंथियां होती हैं। टेस्टिस एंड ओवरी इसका उदाहरण है। तो अभी हम लोग आगे जब पहुंचेंगे तो इसके बारे में लिखेंगे। अब छोटी हेडिंग डाल दीजिए, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि देखिए, पीनियल ग्रंथि योग में सहस्रार चक्र की ऊर्जा धारण करने वाली ग्रंथि मानी जाती है। सहस्रार चक्र की ऊर्जा धारित करने वाली ग्रंथि मानी जाती है। आपको मैं एक उदाहरण, अभी एक आपके ग्रुप में एक लिंक भेजूंगा, आप देखिएगा। पीनियल ग्रंथि को एक्टिवेट करके भारत में एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा किया जा चुका है। वो है थर्ड आई मेडिटेशन। थर्ड आई मेडिटेशन में क्या करते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो तकरीबन 9 साल से बड़े हैं और 16 साल से छोटे हैं, उनको पकड़ा जाता है और उनको कुछ योग की विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं जो कराया जाता है और उसका अभ्यास कराया जाता है। और उस अभ्यास से पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है। और ये ऐसा नहीं कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये वो बातें मैं बता रहा हूँ जो मैं देखा हूँ। ठीक है, पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है। और पीनियल ग्रंथि से जो कोई और सिद्धि नहीं प्राप्त की जाती, पीनियल ग्रंथि से इंद्रियों का काम आपस में बदल दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? इंद्रियों के काम को बदलने का मतलब ये है, आंख सुनने का काम करेगी, नाक देखने का काम करेगा, कान जो है वो सूंघने का काम करेगा, ये सब होना शुरू हो जाता है। त्वचा जो है, हाथ जो है, स्किन, ये देखने का काम करेगी। माने सारे काम आपस में बदल दिए जाते हैं। अब क्या करते हैं, उसका उदाहरण, आंखों पे बच्चों के पहले रुई रखा जाता है, फिर एक पट्टे से बंद कर दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि ये किताब पकड़िए, फॉर एग्जाम्पल ये किताब पकड़िए और इसमें, इस किताब में आप मुझे बताइए, ऐसे खोल दिया कोई भी पन्ना और बच्चे की आंख बंद है और उसे बोलते हैं ये पढ़ो, यहाँ क्या लिखा पड़ा, यहाँ पढ़ो क्या लिखा पड़ा, या बोलेंगे यहाँ पढ़ो क्या लिखा पड़ा, और वो बच्चा क्या करेगा, उसको छुएगा उस शब्द को और फिर वो देख के पढ़ लेगा। ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है ना इन बातों पे? ये हार्टफुल का दाजी जो बोलते वो करवाते हैं शायद ना, मतलब ये उनके भारत बारे में में सुना है। अब $1 बिलियन बिजनेस बनने वाला है आगे आने वाले समय में। सर ये पंचकर्म थेरेपी के अंतर्गत आता है ना? ये बहुत सारी चीजों में आता है। अब इसको अब देखिए कौन इसको मतलब प्राप्त करेगा ये तो वो जाने, लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप देखिएगा। देखा है सर, मैंने भी देखा है ये। मैं आपको ये दिखाता हूँ। रीडिंग विद बहुत सारे लोगों ने, अभी एक अमिताभ बच्चन जी का शो आया था, ठीक है। हाँ, उसमें वो हार्टफुलनेस का जो मेडिटेशन है वहां से किया था उन्होंने शायद। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और आप देखिएगा, आप दंग रह जाएंगे। ये चीजें आपको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर अपना एक्टिवेट हो जाएगा तो बड़ा काम हो जाएगा। इस बच्ची को देखिए, ये बच्ची है, ठीक है। अब ये इसके आंख पे, ये लाइव कार्यक्रम चल रहा था, अमिताभ बच्चन के सामने कोई क्या ही झूठ बोलेगा, है ना। और ये बच्ची जो है सारी चीजें बता देगी कि मैं सूंघ करके वो किताब पढ़ सकती है। सर आप चेक कर सकते हैं। मैं तो नहीं देख सकता, ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे। Let's read on. Long, long ago, there lived a merchant. He used to deal in salt. So the merchant was sure that the अच्छा donkey. सुनिए। Yes, sir. अच्छा, एक ये तो हमने सुन लिया है। हाँ. ये भी तो हो सकता है कि आप इसको रट के आएंगे। नहीं सर, ये बुक आपकी टीम ने मुझे दी थी। हाँ। तो ये पढ़िए। Once a grasshopper was sitting outside in the sun during winter. He was very hungry. He had not eaten anything since. ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन बड़े उम्रदराज हो चुके हैं और उम्र के अंतिम पड़ाव में धोखे वाला कार्यक्रम तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये तो जनता जानती है, लेकिन जो मैं जानता हूं कि मेरे सामने नोएडा में इतने सारे बच्चों ने ये काम किया है। आजकल हर स्कूलों में 2-4 ट्रेनर पहुंचे पड़े हैं इसके, थर्ड आई मेडिटेशन के, और इसको बोलते हैं क्या कि पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करो, ये हमारी विद्या है और योग का ही है। मतलब एंड ऑफ द पॉइंट आपको कराना योग का ही आसन है, योग की ही सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन बच्चों का मस्तिष्क बहुत तेज एक्टिवेट हो जाता है। और जिन बच्चों का सुपर ब्रेन अभी एक्टिवेट हो जा रहा है, इसको सुपर ब्रेन एक्सरसाइज भी बोला जाता है,
जिसका सुपर ब्रेन एक्टिवेट हो गया वो पीनियल का आनंद लेता है फिर। और सोचिए कितना गजब लगेगा ना कि आप नाम से पढ़ ले रहे हो किसी का। और ऐसी भी बात है कि आपको ना फिर ये खतरनाक भी है, वो संदेश आप फोन दिखाओगे तो फोन में चेक कर लेते हैं कि मैसेज में क्या कोड आया है, कोड वगैरह चेक करने का भी। मतलब ये वो चीजें जो मैं सामने से देख रहा हूँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन इसको बोला जाता है, जो भी कई कई सारी चीजें हैं, इसका कई तरीके का नाम है। ठीक है, तो ये है पीनियल ग्रंथि। ठीक, चलिए थोड़ा 2-4 बातें इसके सम्मान में लिख लिया जाए। पीनियल ग्रंथि के सम्मान में 2-4 शब्द लिखिए। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के इपिफाइसिस, इपिफाइसिस इपिफाइसिस मतलब समझ रहे हैं, यहां से आप अपने मस्तिष्क को बिल्कुल आधा काट दीजिए, बिल्कुल बीचों बीच में से, मांग के बिल्कुल बीचों बीच में से काट दीजिए, और जितना आपका मस्तिष्क है उसका ठीक आधा हिस्सा इधर से भी जाइए, इधर से भी जाइए, इधर से भी जाइए और इधर से भी जाइए, जो बिल्कुल मध्य आएगा वही इपिफाइसिस है। पीनियल बिल्कुल उधर सटीक बैठी पड़ी। इपिफाइसिस, इपिफाइसिस की स्पेलिंग लिखिए EPIPHYSIS। इपिफाइसिस सेरेब्री में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। यह ग्रंथि मेलेटोनिन नामक कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें यह ग्रंथि मेलाटोनिन, सीरोटोनिन जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जो स्लीप पैटर्न, थिंकिंग प्रोसीजर इत्यादि के लिए आवश्यक होता है, इत्यादि के लिए आवश्यक होता है। आगे लिखिए। इस ग्रंथि का कार्य, इस ग्रंथि का कार्य सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे सीधा पड़ता है, सीधे तौर से संबंधित है, सीधे तौर से संबंधित है। प्रकाश विक्षेपण में यानी कि लाइट एनालिसिस में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, लाइट एनालिसिस में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बस इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो मतलब इंपॉर्टेंट है। बस आप इतना समझिए कि इसका कार्य सीधे तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट रूप में पड़ता है। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हिस्ट्री वगैरह जानने की आवश्यकता है नहीं बहुत ज्यादा, नहीं तो मैं इसके इतिहास के भी विषय में बताता कि क्यों इसको पीनियल नाम दिया गया। हालांकि हमारे धर्मशास्त्रों में इसका अलग तरीके से व्याख्यान देखने को मिलता है, और वहीं अगर आप उधर चले जाते हैं अपने यूरोप या अमेरिकी तरफ में, तो वो लोग थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखते हैं। दैट्स ऑल। आगे लिखिए। दूसरा हार्मोन, दूसरी ग्रंथि लिखिए जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये बड़ी महत्वपूर्ण है, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको हिंदी में लाला ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, लाला ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए, यह ग्रंथि स्कल की सेफेनॉइड हड्डी के, स्कल की सेफेनॉइड हड्डी के सिला टार्सिका नामक गड्ढे में रहती है, सिला टार्सिका नामक गड्ढे में रहती है, सिला टार्सिका नामक गड्ढे में रहती है। सिला टार्सिका स्पेलिंग अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए SELLATURCICA नामक गड्ढे में रहती है। देखिए, ये तालू यानी जो ये पैलेटाइन है ऊपर वाली तालू, और मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य में रहती है। इसका वजन सरसों के दाने के, मटर के दाने के बराबर होता है, मटर के दाने के बराबर होता है, मटर के दाने से थोड़ी छोटी होती है।
गर्भावस्था के दौरान ये थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था के दौरान ये थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसका प्रमुख कार्य अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करना है, अन्य ग्लैंड्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, अब लिखिए इसका हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये सारे हॉर्मोन्स बहुत जरूरी हैं। वन लाइनर ही लिखेंगे हम लोग, एक एक दो दो लाइन लिखा जाएगा, लेकिन सारे हॉर्मोन्स को जान लीजिए, बहुत जरूरी है। पहला लिखिए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और ब्रैकेट में लिखिएगा इसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटो SOMATOTROPIC, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। देखिए ये शरीर की हड्डियों की वृद्धि को कंट्रोल करता है। इसके अधिकता से भीम कायता, गैनेटिज्म, जो भीम कायता मतलब भीम के जैसी शरीर बन जाती है, लंबी चौड़ी भूतहा शरीर बन जाती है। भीम कायता नामक रोग हो जाता है, जिस कारण से मनुष्य की लंबाई बहुत बढ़ जाती है। जैसे ग्रेट खली जो है, उसके माता पिता को आप देखिए तो वो बहुत छोटे छोटे से हैं लोग, लेकिन ये भीम भीम जैसा बन गया ना, बिल्कुल लंबा चौड़ा 7 फीट का। तो वो इसी ग्रंथि के ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स की अति वृद्धि के कारण से होता है। ठीक है, देखिए बाल्यावस्था में यह हार्मोन महत्वपूर्ण होता है। बाल्यावस्था में यह हार्मोन महत्वपूर्ण होता है, और अगर नहीं निकला बाल्यावस्था में तो बच्चों की लंबाई बौनेपन जैसी रह जाएगी। बौनापन, डॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं, कम निकलने से डॉर्फिज्म नामक रोग हो जाता है, यानी बौनापन हो जाता है। दूसरा हार्मोन लिखिए TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखिए ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि के कार्यों को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। थायराइड ग्रंथि का कार्य आपको पता ही, अभी आगे लिखूंगा अभी कि मेटाबॉलिज्म इत्यादि से संबंधित है। थायराइड अगर बिगड़े तो आदमी मोटा हो जाता है, और बिगड़े तो पतला हो जाता है। ठीक है, अभी लिखेंगे उसके विषय में भी। लिखिए, बस इतना लिख लीजिए कि ये थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उत्तेजित करता है। दूसरा लिखिए ACTH, तीसरा ACTH हार्मोन्स, इसका फुल फॉर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। स्पेलिंग है ADRENOCORTICO, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, TROPIC, ट्रोपिक। हार्मोन का है HORMONE, हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। लिखिए ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को प्रभावित करता है। ठीक है, जो एड्रिनल ग्रंथि है, जो किडनी के ऊपर रखी हुई है, उसको ये प्रभावित कर देता है। जैसे ही ये निकलता है, यानी कि अब आप ऐसे समझिए कि सारा खेल जो है वो मस्तिष्क से ही है। अभी आप एड्रिनल ग्रंथि को मैं आपको लिखवाऊंगा तो आप देखेंगे कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन्स। उसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको कुत्ते ने दौड़ाया तो आप PT उषा की तरह भागने लगेंगे। ठीक है, मिल्खा सिंह से भी तेज भाग सकते हैं आप जब कुत्ता दौड़ा लेगा तो। ठीक है, जब बाघ दौड़ा लेगा तो हो सकता है आप डबल PT उषा बन जाए या डबल मिल्खा सिंह बन जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्यों, क्योंकि वो हार्मोन तेजी से निकल रहा है, एक गुस्सा आता है आपको, तो वो सब उसी हार्मोन्स का चक्कर है। तो वो हार्मोन एक्चुअली वो उसके कंट्रोल में नहीं है। ग्लैंड नाम उस बेचारी का है एड्रिनल का, करा कौन रहा है? पिट्यूटरी। इसीलिए सारे खेल में दिमाग जरूरी है।
ठीक है, तो दिमाग को कंट्रोल रखें, बाकी सारी ग्रंथियां आपके कंट्रोल में रहेंगी। नहीं रखेंगे तो बाद में परेशान होते रहेंगे, नाम होगा कि किडनी की ग्रंथि ने काम किया, मैंने तो कुछ किया नहीं, और सारा खेल जो है मस्तिष्क से ही चल रहा है। अगला हार्मोन लिखिए, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, GH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, GONADOTROPIC हार्मोन, HORMONE हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसका तात्पर्य हुआ जनन ग्रंथियों को, जो जनन ग्रंथियां हैं उसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। अब इसके भी अलग अलग केस हैं। एक तो हमारे योग समुदाय की कोई बच्ची थी, उसका संदेश मेरे पास आया हुआ था, उसकी शादी हुई और उसकी शादी के 6 महीने के अंदर में उनके पतिदेव ने उनको मना कर दिया कि आप मेरे साथ नहीं रह सकती। और उसके पीछे कारण क्या दिया गया, कन्या ने लिखा कि वो लोग ये बोलते हैं कि मेरे अंदर स्त्रीत्व का गुण पूरा नहीं। जिस कन्या का संदेश आया था, मैं नहीं जानता, मुझे ये तो पता है कि वो योगा टीचर, उन्होंने लिखा है मैं योगा टीचर हूँ। स्त्रीत्व का गुण पूरा नहीं है, इसका मतलब या तो ये है कि इनकी जनन ग्रंथियां ठीक कार्य नहीं कर रही हैं, या उनकी जनन ग्रंथियां अतिशय मात्रा में कार्य कर रही हैं। इन्हीं दोनों में कोई एक डिफरेंस हो, और वो सारा खेल अगेन मस्तिष्क से संबंधित है। बाद में वो केस जो है, ये इन लोगों ने डाइवोर्स वगैरह ले लिया और ये अलग हो गया। अब वो फिलहाल हरिद्वार में पढ़ाई कर रही है अपनी, दिल्ली से ही थी। ठीक है, तो ये सब भी आजकल बड़ा कॉमन है। तो इसके पीछे जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, अगेन वो मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा, इसके पीछे मैं आपको जब गोनेड्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बड़ा मिथ है। योगाचार्यों को इस मिथ को बहुत अच्छे से समझना होगा, गोनेड्स के गुण को और गोनेड्स के कार्यों को। ठीक है, आगे लिखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, FOLLICLE, follicle stimulating hormone, STIMULATING hormone, HORMONE, follicle stimulating hormone। लिखिए, ये हार्मोन स्पर्म जेनेसिस में सहायक है, स्पर्म जेनेसिस में सहायक है। ये गोनेड्स का हार्मोन है। ठीक है, जो गोनेड से निकलने वाला हार्मोन है उससे, क्योंकि पिट्यूटरी ने सीधा प्रभावित किया इसको, गोनेडोट्रोपिक को, और गोनेड से निकला ये फॉलिकल। और एक और निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, जो सीधे पिट्यूटरी का ही प्रभाव देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को निकालने में सहायक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये लिखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो पुरुषों को पुरुष बनाता है। गुस्सा, तेज, तीव्रता, तीक्ष्णता, अननेसेसरी अहंकार, ये सब इसी का है चक्कर। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करता है और स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित करता है। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हो गया, ये दो थे गोनेड्स के बेसिकली। अब आगे है LTH, अगला हार्मोन LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। लिखिए, इसका प्रमुख कार्य स्त्रियों में दुग्ध उत्पादन करना है, दुग्ध उत्पादन करना है। इसका प्रमुख कार्य स्त्रियों में दुग्ध उत्पादन करना है। ठीक है, अगला लिखिए, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगला मेलिनोसाइट, MELANOCYTE, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग STIMULATING हार्मोन। लिखिए, ये त्वचा के रंगों को प्रभावित करता है, ये त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। और इसके बाद वाला है जो बड़ा घातक रोग भी माना जाता है और उसका कोई इलाज भी नहीं दिखता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन,
वैसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, देखिए ये मूत्र वाहिनियों को जल रीएब्जॉर्ब करने, वाटर को रीएब्जॉर्ब करने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और पसीने से संबंधित कार्यों को पूर्ण करता है। पसीने से संबंधित कार्यों को पूर्ण करता है। जैसे आप चोरी किए हो और एकाएक पूरी की पूरी फौज आ जाए आपके घर में, तो आप जो पसीना पसीना हो जाते हैं ना, वो क्यों हुए? क्योंकि आंखों ने देखा, आपके दिमाग को पता है कि चोरी किया आपने। अब आंखों ने देखा कि सामने पुलिस, क्या पूरी पुलिस छोड़ो आर्मी खड़ी है, ठीक है, तो आंखों ने दिमाग को बता दिया कि अब तो चोरी पकड़ी जाएगी और ये आर्मी वाले मारते बहुत ज्यादा हैं। तो फिर पसीना पसीना होना शुरू हो जाएगी शरीर, क्योंकि वो जो है वो तुरंत वैसोप्रेसिन रिलीज करेगी। पिट्यूटरी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वैसोप्रेसिन रिलीज करेगी, और वैसोप्रेसिन क्योंकि ब्लड का प्रेशर वही कंट्रोल करेगा, और जब वो वैसोप्रेसिन रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है पसीना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति पसीना पसीना हो रहा है तो सीधी सी बात है कि उसमें पिट्यूटरी जो है वो लोड ले रही है। ठीक है, तो ये काम है। और इसी के तहत डराया धमकाया जो जाता है ना बच्चों को, वो वैसोप्रेसिन को ही निकालने के लिए, कि बच्चे डरेंगे तभी तो, क्योंकि उनको उनके कान में बात जाएगी तो वो डरेगा, और डरेगा तो फिर वो कंट्रोल में होगा। वैसोप्रेसिन का निकलना बड़ा जरूरी होता है। लास्ट हार्मोन है इसका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये महिलाओं का सबसे मित्र हार्मोन माना जाता है, क्योंकि ये जब रिलीज होता है तभी जो प्रसव पीड़ा है उसका कष्ट समाप्त होता है, कष्ट कम होता है। प्रसव पीड़ा आजकल तो इसका कोई उपयोग ही नहीं है, पेट को फाड़ के निकाल लेते हैं सब डॉक्टर बच्चे को, है ना, सी सेक्शन। ऑक्सीटोसिन निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और ऑक्सीटोसिन के ऊपर बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता है ये जो कैस्टरॉयल वगैरह होता है। बच्चे के जन्म से पूर्व आजकल एक सिद्धांत चला, पहले नहीं चलता था। सिद्धांत ये है कि माता को कैस्टर ऑयल पिला देते हैं। कैस्टर ऑयल पिलाने का मतलब कि दस्त हो जाए, पेट जो है वो साफ हो जाए, कैस्टर ऑयल पिलाया जाता है। और पेट साफ होने के लिए कि पेट में मतलब पेट बिल्कुल हल्का रहे, और उस चक्कर में ये कैस्टर ऑयल क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के स्रावण को कम करके एंटीड्यूरेटिक के स्रावण को बढ़ा देता है। अब जैसे एंटीड्यूरेटिक का स्रावण तेज होता है तो ऑक्सीटोसिन निकला ही नहीं। अब ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा तो लेबर पेन होने से रही, और लेबर पेन नहीं होगा यानी कि बच्चे के जन्म देने की इच्छा नहीं होगी। अब चाहे कितना भी इंजेक्शन लगाते रहो वो उसका काम ही नहीं हो रहा, पिट्यूटरी काम ही नहीं कर रही, तो बस बात खत्म। फिर डॉक्टर बोलेगा कि ओ ये तो गड़बड़ हो गया। अब चूंकि आपने कैस्टर ऑयल पी रखा है तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके पेट पे भी पड़ेगा, और आपके पेट के कारण से बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा, तो बच्चा भी पॉटी करेगा, और डॉक्टर आपके सामने एक केस लेके आएगा कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, अतः हे देवी आपको सिजेरियन करना पड़ेगा। और आप बोलेंगे हाँ हाँ कर दो बच्चा बचाओ। बच्चा जरूरी है, ठीक है। तो अब बच्चा बचाने के लिए फिर वो तुरंत जाते हैं मुस्कुराते हुए और बोलते हैं यस सर, ये हमारा पैकेज है, ये पैकेज लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। और सरकारी अस्पताल वाले इन सब पे फोकस नहीं करते हैं। उनके यहाँ जाके बोलो कि सर बच्चा होना है तो बोलेंगे ठीक है कल आके लेट जाइएगा, दैट्स ऑल। फिर आप उधर ही लेटे रहिए जब तक आपको पेन ना हो, 2 इंजेक्शन लगाएंगे तुरंत पेन होगा, ठीक है, और फिर वो नवजात शिशु को आपको हाथों में दे देंगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सब सिस्टम नहीं होता। ठीक है, हम लोग जब ये प्री नेटल वाला प्रेगनेंसी टीचर्स ट्रेनिंग करेंगे ना, तो मैं आपको ये सब बताऊंगा कि उसमें कैसे क्या किया जाता है प्रेगनेंसी वाले में। तीसरे महीने से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी की। ठीक है, आगे लिखिए। थायराइड ग्लैंड दूसरी ग्रंथि है। थायराइड ग्लैंड, देखिए ये ग्रंथि ट्रैकिया के दोनों तरफ लैरिंग्स के नीचे रहती है। ट्रैकिया के दोनों तरफ, ट्रैकिया के दोनों तरफ लैरिंग्स के नीचे रहती है। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक पट्टी से जुड़ी रहती है। कनेक्टिव टिश्यू की एक विशिष्ट पट्टी से जुड़ी रहती है जिसे
इस्थेमस कहा जाता है। पहली बार जब परीक्षा हुई थी नेट वाली तो उसमें पूछा था ये इस्थेमस कहाँ पाया जाता है। इस्थेमस कहते हैं, देखिए इस इस्थेमस के चारों तरफ कोशिकाओं का जाल रहता है, या इन इस्थेमस के चारों तरफ कुछ पुटिकाएं रहती हैं, कोई कोशिकाओं का जाल भी लिख सकते हैं, जिसमें आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ बहता रहता है। कोलाइडी पदार्थ बहता रहता है, कोलाइडी विलयन होता है, विलयन का मतलब सॉल्यूशन। गुलाबी रंग का कोलाइडी सॉल्यूशन बहता रहता है, जिसे थायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। ये थायराइड की चारों तरफ बह रहा होता है। ठीक है, आगे लिखिए, थायराइड ग्रंथि का अंतःस्राव थायरोक्सिन और थायराइड ग्रंथि का अंतःस्राव यानी थायराइड ग्रंथि का हार्मोन थायरोक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन होता है। ट्रायोडोथायरोनिन, TRIODOTHYRONINE। I repeat, TRIO, यानी जो आप लोग थायराइड टेस्ट कराते होंगे तो T3 और T4 लिख के आता है ना, तो T3 स्टैंड फॉर थायरोक्सिन और T4 स्टैंड फॉर ट्रायोडोथायरोनिन। ठीक है, इन दोनों ही हार्मोन्स में आयोडीन बहुत अधिक मात्रा में रहता है। आगे लिखिए, थायरोक्सिन का कार्य सेल्यूलर रेस्पिरेशन इंप्रूव करने में है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, अब कोशिकाओं का अगर श्वसन तेज होगा यानी मेटाबॉलिज्म तेज होगा, मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी ज्यादा निकलेगी। ठीक है, या तो आप पतले बहुत होंगे या मोटे बहुत होंगे, तो वो डिपेंड करता है। कोशिकीय श्वसन को तीव्र करता है। आगे लिखिए, ये शरीर की सामान्य वृद्धि में हड्डियों एवं बालों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शरीर की सामान्य वृद्धि मूलतः हड्डियां, बाल इत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। देखिए, ये जल संतुलन में भी उपयोगी है, वाटर बैलेंस में भी उपयोगी है शरीर में। देखिए, इसकी कमी के कारण क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है, जिससे क्रेटिनिज्म में क्या होता है, 40-45 साल 50 साल का आदमी जो है वो 5-7 साल का बच्चा लगेगा आपको, उम्र का पता ही नहीं चलता है। उम्र दराज होने के बाद भी व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है, शरीर का कोई विकास नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा भी है। आप शायद देखे हो ना देखे हो, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो, मतलब ये बहुत रेयर बीमारी है, लेकिन ये है कि इसका कम असर देखने पे भी बहुत सारे लोगों को मिलता है। ठीक है, आगे लिखिए। देखिए, इसके कमी के कारण से मिक्सीडीमा, हाइपोथायराइडिज्म जैसे रोग होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जैसे रोग होते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी के कारण घेंघा जैसा रोग या ग्वाइटर जैसा रोग भी हो जाता है। ग्वाइटर जैसा रोग भी हो जाता है, जो लगभग असाध्य है।
जो लगभग असाध्य है। देखिए, दोनों T3 एवं T4 हार्मोन्स प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अतिशय मात्रा में क्रियाशील है, अतिशय मात्रा में क्रियाशील है। ठीक है, बस इतना महत्वपूर्ण था आपके लिए जो आपने जान लिया। अब अगला लिख लीजिए, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, बाकी इसका मैंने आकार वगैरह नहीं लिखवाया कि ये कितने आकार की होती है, क्योंकि आपको इसको जाके मतलब चेक नहीं करना, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि योग का कैसे प्रभाव है और क्या इसका मूल इसके क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि, लिखिए, ये मटर की आकृति की ग्रंथि है, मटर के आकृति की ग्रंथि है जो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी रहती है। इससे दो प्रमुख हार्मोन बहते हैं, दो प्रमुख हार्मोन बहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की कमी होने पे निकलता है, कैल्शियम की कमी होने पे निकलता है और अस्थियों से कैल्शियम को गलाकर ब्लड में भेजता है, अस्थियों से कैल्शियम को गलाकर ब्लड में भेजता है। और अगला लिखिए, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये लिखिए, ब्लड में कैल्शियम की अधिक मात्रा होने पे ये निकलता है और मूत्र के रास्ते कैल्शियम को भगा देता है या बाहर निकालता है, मूत्र के रास्ते कैल्शियम को रिलीज कर देता है। अब अगला है, अगली अगली ग्रंथियां हैं थाइमस के विषय में, बहुत जरूरी कुछ है नहीं। थाइमस जो है वो एक तरीके से आप इसको ऐसा मानिए कि जैसे लिम्फ नोड्स कार्य करती है वैसा। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथि है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, देखिए, इसे सुप्रारीनल ग्लैंड नाम से भी जाना जाता है, सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह है किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर टोपी जैसे संरचना है, टोपी जैसी संरचना है, टोपी जैसी संरचना है। इस ग्रंथि का भी किडनी के समान दो भाग है, कॉर्टेक्स और मेडुला। इस ग्रंथि का भी किडनी के समान दो भाग है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स यानी बाहरी भाग, मेडुला यानी आंतरिक भाग। अब आगे लिखिए, कॉर्टेक्स से तीन महत्वपूर्ण हार्मोन्स स्रावित होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से तीन हार्मोन्स बहता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से तीन हार्मोन्स मूलतः बहता है। देखिए, पहला लिखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स GLUCO, फिर से CO, RT, COIDS, ग्लूको कॉर्टी CORTI, कॉइड COIDS। ठीक है, आगे लिखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में इसका उपयोग है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म में इसका उपयोग है।
एक और लाइन, इलेक्ट्रोलाइट्स कंट्रोल में भी इसका उपयोग है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी कंट्रोल करता है। देखिए ये एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन्स भी है, एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन भी है, एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन्स भी है, अर्थात ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता शरीर में। ठीक है, आगे लिखिए, ये शरीर में आरबीसी प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है और डब्ल्यूबीसी को घटाता है। आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसी को कंट्रोल करता है। आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसी को कंट्रोल करता है। दूसरा हार्मोन है मिनरल कॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, MINERALCORTICOIDS, मिनरल कॉर्टिकॉइड। देखिए इसका कार्य मिनरल्स को सोखना है, इसका कार्य मिनरल्स को सोखना है और मिनरल कंट्रोल करना है, यानी कितना पेशाब से बाहर जाएगा और कितना शरीर में बना रहेगा, ये यही कंट्रोल करता है। तीसरा है कॉर्टेक्स का हार्मोन सेक्स हार्मोन्स, तीसरा है सेक्स हार्मोन। लिखिए ये हार्मोन यौन आचरण का नियंत्रण करता है, यौन आचरण यानी सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। देखिए स्त्रियों में इस हार्मोन्स की अधिकता से, स्त्रियों में इस हार्मोन्स की अधिकता से चेहरे पर, हाथ पैर पर, चेहरे पर हाथ पैर पर बाल बढ़ने लग जाता है, बाल बढ़ने लग जाता है। इसको बेसिकली एड्रिनल विरिलिज्म बोला जाता है। ठीक है, ये भी घटाया जा सकता है, अगर कॉर्टेक्स को कंट्रोल करेंगे आप तो ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, और यही बाद में 70% 80% महिलाओं को जिनकी मूछें आ रही होती हैं उनको पीसीओडी हो जाता है। फिर यही शुरुआती लक्षण है। मतलब अगर किसी 12-13 साल की बच्ची को आप देखते हैं और 14 साल की बच्ची को, और आप ये देख रहे हैं कि उसकी मूछें आ रही हैं, तो आप ये गारंटी ले सकते हैं कि 18, 19, 20 जाते जाते इसको पीसीओडी हो ही जाना है। 21 जाए 22 जाए, जहां तक जाए ये बच्ची पीसीओडी हो जाएगा। तो मूछों को भी कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आगे लिखिए दूसरा, मेड्यूला द्वारा, इसी ग्रंथि के दूसरे हिस्से यानी मेड्यूला द्वारा स्रावित हार्मोन्स, मेड्यूला द्वारा स्रावित हार्मोन, तीन इसके भी, 2-3 इसके भी महत्वपूर्ण। पहला लिखिए एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन, इसे ही फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहा जाता है, इसे ही फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहा जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन। देखिए इस हार्मोन से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई ऐसी बात आपने सुनी तो रोंगटे खड़े होने वाली जो बात है, हृदय स्पर्शी बात। देखिए ये हार्मोन मानसिक क्रियाओं को कंट्रोल कर देता है, मानसिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, मानसिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जिसमें डर, भय, क्रोध, प्रेम इत्यादि महत्वपूर्ण है। संकट काल में इस हार्मोन से उचित निर्णय लिया जाता है। यदि कोई परेशानी हो तो उस समय उचित निर्णय के लिए ये हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये आंखों की पुतलियों को फैलाता है, आंखों की पुतलियों को फैलाता है। साथ ही अगला है हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है। और इसके बाद है नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन, नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन। देखिए ये हृदय की यानी हार्ट की
मसल्स को कंट्रोल करता है, हार्ट की मसल्स को कंट्रोल करता है। ये वही मसल्स हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल वाली वाहिकाएं बहती हैं, कोलेस्ट्रॉल की जो नलिका है ना वो बह रही है। यदि आप नॉर एड्रेनलिन हार्मोन शरीर में ठीक से निकलेगा तो आप समझिए कोलेस्ट्रॉल होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए मनुष्य को अपने अंदर हमेशा बचपना बरकरार रखना चाहिए। बच्चों जैसी जो व्यक्ति हरकतें करते रहता है ना, जैसे बाथरूम में गाना गाना, ठीक है, कभी बिना मतलब चिल्लाने लगना, ऐसे करके आवाज निकालना, ठीक है, मुंह चेहरा 20 रंग का बनाना, ठीक है, कभी गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं तो खुद ही गाना गाने लगना, कहीं अकेले हैं तो नृत्य करने लगना, ये सब इसके उत्तेजनशीलता को बढ़ाता है। यानी कि अगर आप बचपना जी रहे हैं, हर समय बचपने जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो आप कई सारे हार्मोन्स को ठीक रख रहे हैं। ठीक है, बस आगे लिखिए। अगली ग्रंथि है क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन से संबंधित ग्रंथियां, गोनाड्स। अगली ग्रंथि है गोनाड्स। देखिए गोनाड्स यानी कि सेक्स ग्रंथियां या गोनाड हार्मोन्स एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन ANDROGEN, एस्ट्रोजन ESTROGEN और प्रोजेस्टीन होता है, प्रोजेस्टीन होता है जो जो शरीर में विभिन्न सेक्स संबंधित विकासों इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है, इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से मनुष्य अपने जन्मजात गुणों का त्याग कर देता है, जन्मजात गुणों का त्याग कर देता है। ठीक है, That's all. आगे लिखिए। एक दो और जो हार्मोन्स में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, चाहे इसमें थोड़ा सा और ना हो तो और लिख ही लीजिए, ओवरीज वगैरह भी जरूरी ही है। छोटी हेडिंग डाल लीजिए ओवरी, छोटी हेडिंग डालिए ओवरी। देखिए ओवरी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन ESTROGEN एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन PROGESTERON और रिलैक्सिन RELAXIN, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। देखिए एस्ट्रोजन महिला गुणों के विकास, एग्स निर्माण, मेनापोज इत्यादि हेतु महत्वपूर्ण है, मेनापोज इत्यादि हेतु महत्वपूर्ण है। आजकल 35 साल 40 साल में मेनापोज हो जाता है, जो अगेन एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो महिलाएं जो लगातार कंप्यूटर पे कार्य करती हैं, जो लगातार तनाव लेके चलती हैं, स्ट्रेस लेके चलती हैं, ऐसी महिलाओं को मेनापोज होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अतः हमेशा जब तक आप 45 साल तक की उम्र जो है आदर्श उम्र मानी जाती है, 45 साल तक की उम्र तक अपने अंदर स्त्रीत्व के गुण को हमेशा महिलाओं को बना के रखना चाहिए। आगे आगे लिखिए प्रोजेस्टेरॉन। देखिए यह हार्मोन स्तन के विकास, दुग्ध ग्रंथियों के सक्रियता और गर्भावस्था के परिवर्तनों में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसे
गर्भधारण का हार्मोन भी कहा जाता है। गर्भधारण का निर्धारण करने वाला हार्मोन, गर्भधारण निर्धारक हार्मोन कहा जाता है। गर्भधारण निर्धारक हार्मोन भी कहा जाता है। आगे लिखिए रिलैक्सिन। लिखिए ये हार्मोन गर्भाशय पे असर करता है, गर्भाशय को पे असर करता है और शिशु जन्म के समय गर्भाशय को ढीला करता है, गर्भाशय को ढीला करता है। आगे है टेस्टिस, अगली हेडिंग है छोटी टेस्टिस। लिखिए ये नर जनन अंग है, पुरुष जनन अंग है। इसमें या इससे पुरुष हार्मोन्स निकलते हैं या नर हार्मोन्स निकलता है, जिन्हें एंड्रोजन, ANDROGN एंड्रोजन कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन है जो पुरुषत्व के गुणों का धारक है, पुरुषत्व के गुणों का धारक है। ठीक है, दैट्स ऑल। अब इसी से संबंधित एक रोग भी होता है प्रोस्टेट वगैरह, जो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें दिक्कत आ जाती है। प्रोस्टेट सामान्यतः पुरुषों में बड़ा कॉमन है। ठीक है, प्रोस्टेट। तो ये आपकी सारी ग्रंथियां हो गई जो आपके इंटरनल एंडोक्राइनोलॉजी के तहत महत्वपूर्ण है। अब इसके ऊपर अगर आप योग का असर करते हैं तो योग आसनों का अगर आप असर देखें तो हर वो ग्रंथि जो जिस जगह पे स्थित है, मैं आपको एक बार एक वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये ग्रंथियां एक्चुअली कहाँ कहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये तो नहीं जानता कि आप कितने सफल। एक सेकंड दीजिए। ठीक है, ये है ग्रंथियां। देखिए ये एक्यूरेट आप स्थान देख पा रहे हैं सारी ग्रंथियों का। ठीक है, एक एक को हम देखते हैं। ये आपकी पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ये पैनक्रियाज वाला जो हिस्सा है, एड्रेनल ग्रंथियां हैं, और ये टेस्टिस और ये गोनाड्स, ओवरी। ठीक है, ये मस्तिष्क जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हिस्सा जो है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, सेला टॉर्सिका इसको बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि का टोटल हिस्सा है। ये बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग इसका सारे स्थान पे, पूरे समस्त शरीर पे इसका उपयोग है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर बहुत डीप स्टडी करेंगे तो इसका भी 2 हिस्सा होता है। ठीक, ये वीडियोस मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। सेला टॉर्सिका, इसी की बात मैं कह रहा था आपसे। तो ये इनका मूलभूत स्थान माना जाता है। ठीक है, गोनैड्स वगैरह और स्त्री रोग से संबंधित बहुत सारे आसनों का निर्धारक जो है, जैसे जो बटरफ्लाई पोज है या स्ट्रेचिंग्स होती हैं, ट्विस्टिंग्स होती हैं, ये सब बहुत लाभकारी है। पिट्यूटरी पे कार्य करना है तो बैलेंसिंग बहुत बढ़िया काम करता है। बैलेंसिंग में जितने भी आसन है, जैसे वृक्षासन की पूरी सीरीज हो गई। ठीक है, मतलब एक पैर पे बैलेंस करते हैं आप, तो वो बैलेंसिंग से पिट्यूटरी का इम्पैक्ट सीधा सीधा कनेक्टेड है। अगर आप थायराइड, पैराथायराइड पे काम करते हैं तो इसमें प्राणायाम बहुत लाभकारी है। जो उज्जाई प्राणायाम जो होता है, ये बहुत लाभ देता है आपके थायराइड ग्रंथि पे। थाइमस का बहुत ज्यादा उपयोग है नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। एड्रीनल की जो बात होती है, एड्रीनल पूरी तरीके से आपके डाइट और आपके पिट्यूटरी पे डिपेंडेंट है।
अच्छा भोज्य पदार्थ लेंगे तो, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड ये दोनों हार्मोन आपके डाइट पे डिपेंडेंट करता है, डिपेंडेंसी इसकी है। और आपके द्वारा किए जाने वाले आसन और मस्तिष्क की परिस्थिति ये भी इसके ऊपर असर डालता है। और जो गोनैड्स है, जो जनन ग्रंथियां हैं, ये आपके अगेन नॉर्मल स्ट्रेचिंग ट्विस्टिंग पे कार्य करती है। बटरफ्लाई और ट्विस्टिंग जैसी जो भी पोज है वो सब इस पे बड़ा शानदार असर डालती है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण आसनों का चयन है, इनमें आप आसन चयन कर सकते हैं। प्राणायामों का, सारे प्राणायामों का असर आपके शरीर पे पूरी तरीके से सारी ग्रंथियों के ऊपर पड़ता है। और सबसे शानदार प्रभाव जो डाल सकता है वो है प्रत्याहार, यानी आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करना। और फिर बात आती है मेडिटेशन की। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका कोई सिद्ध मतलब कोई बिल्कुल एक्यूरेट वो नहीं है कि आप साइंस की कहाँ से ठीक होता है, लेकिन ये तथ्य है कि जो व्यक्ति दिन में 10 मिनट के लिए भी विचार शून्य होने का प्रयास करता है, मेडिटेशन मीन्स व्हाट? मेडिटेशन मीन्स विचार शून्यता, एक ऐसा कंडीशन जहां पे यू आर थॉटलेस, जहां पे आपके पास कोई विचार नहीं। और उस ट्रांजिशन में how much time you was in that particular condition, it depends on your meditation. मेरा मेडिटेशन हो सकता है 10 मिनट का, हो सकता है आपका आपका मेडिटेशन 1 ही मिनट का। 1 मिनट के लिए भी अगर आप विचार शून्य हैं, so you cannot describe it. I cannot describe you about my meditation because on that time I was blank. जिसमें मैं शून्य हूं, मैं उसको बताऊंगा क्या? हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि कहाँ तक मेरे को ध्यान था, उसके बाद मैं शून्य हो गया। उसके बाद फिर मैं जब जागा, फिर वहां से बताऊंगा व्हाट वाज हैपेंड ड्यूरिंग मेडिटेशन। आई कैनॉट एक्सप्लोर इट, आई कैनॉट एक्सप्लेन इट। नहीं मैं उसको एक्सप्लोर कर सका, ना ही मैं आपको बता सकता हूँ कि व्हाट वाज हैपेंड ओवर देयर। लेकिन इस मेडिटेशन का प्रभाव बड़ा शानदार है, इस शरीर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके ग्रंथियों के ऊपर। अतः कोई भी व्यक्ति जो ग्रंथियों के प्रभाव से प्रताड़ित है, वो मेडिटेशन करके ठीक हो सकता है। योगा थेरेपी का ये हिस्सा। अगेन एक बात आती है कि क्या व्यक्ति का जो टेंशन डिप्रेशन है ये सब भी हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रभावित करता है? यस, दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अगर व्यक्ति लगातार पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित कर रहा है तो आज नहीं तो कल वो बुरी तरीके से परेशान होगा। किस रोग से होगा ये वो जाने, लेकिन होगा जरूर। इसलिए टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, इंसोम्निया, इन सबको दूर रखना। ठीक है, और ये जब एक बार मतलब मस्तिष्क ठंडा रहेगा तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाएंगी। ठीक है, चलिए आज के ग्रंथि प्रभाव को हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग अपने अंतिम लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। कल ही हम लोग की प्रश्न श्रृंखला को भी जारी किया जाएगा, अतः कल की क्लास कंप्लीट कर लेंगे। परसों हम लोग बैठेंगे लगातार लेक्चर के लिए, मतलब दोहराने के लिए। शाम को ही बैठ जाया जाएगा, मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लूंगा कि क्या समय आप लोग रखना चाहते हैं। तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का एक मैराथन, जिसको बोलते हैं ना कि मैराथन स्पीड में हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या क्या हमने सीखा और क्या क्या चीजें हमारी बाकी रह गई हैं। ठीक है, और कौन कौन सी चीजों में मतलब क्या बाकी, इन द सेंस कि क्या चीज अच्छे से नहीं समझ में आई, आसन नहीं आया, पतंजलि नहीं आया, हठ योग नहीं आया, तो उसको मैराथन रफ्तार से हम लोग कवर कर लिया जाएगा। तो 2-2.5 घंटे के लिए आप लोग समय निकालिएगा परसों के पेपर। परसों आज क्या तारीख है? आज है आपकी 5, 6 नहीं 7 तारीख को हम लोग लास्ट बैठेंगे। ठीक है, 8 तारीख को आप लोग परीक्षा दीजिए और फिर अपना अपना रिजल्ट प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो मेरी शुभकामना। मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ जी राणा। सर धन्यवाद। कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं जो विपरीत वाला, मान के चले कि जैसे भुजंग आसन का विपरीत आसन कौन सा होगा, या उष्ट्रासन का विपरीत आसन कौन सा होगा। विपरीत आसन कुछ पूछे जाते हैं, तो सर उसमें से थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि किसमें कौन सा विपरीत आसन लेंगे। तो प्रीत आसन आप खुद से सोच के देखिए। अब जैसे भुजंग आसन है तो भुजंग आसन का, जैसे नौकासन है तो नौकासन का विपरीत विपरीत नौकासन हो गया। एक तो ये हो गया, एक एक सीरीज इस पे चलती है कि उसका नाम ही विपरीत लग के हो जाता है। दूसरी चीज आती है जैसे भुजंग आया, तो भुजंग को अगर आप उसका अपोज करते हो तो पर्वतासन की सीरीज हो जाती है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी गजब की बात, ये इस विषय में बात हुई थी एक अच्छी सभा में, कि ऐसे प्रश्न अब नहीं देखे जाते हैं, ना ही ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, यूजीसी जो परीक्षाएं कराती है भारत में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब जो भी परीक्षाएं कराती है वो कोशिश करती है कि ऐसे विवादास्पद प्रश्नों को हटा दिया जाए। हर विद्वानों से वो 100 प्रश्न मांगते हैं और उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि ये प्रश्न ठीक है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल टू द पॉइंट वाला ही प्रश्न जाए।
तो भुजंग आसन है तो भुजंग का विपरीत क्या करोगे? भुजंग का अब ऐसा है कि अब आप ये बोलो कि भुजंग को आप शशांक से भी डिफाइन कर सकते हो कि शशांक इज आल्सो अपोजिट ऑफ भुजंग। भुजंग के काउंटर के रूप में आप शशांक को इंट्रोड्यूस कर दो और वहीं भुजंग के काउंटर में आप पर्वतासन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वो डिपेंड करता है सीरीज के ऊपर, लेकिन अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसके प्रति आप बिल्कुल मुक्त रहिए। अब जो प्रश्न पूछा जाता है वो टू द पॉइंट उपनिषद या टू द पॉइंट किसी यौगिक टेक्स्ट बुक या एब्सोल्यूट साइंस, ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार। वापस आप लोगों से कल मुलाकात है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरा व्हाट्सएप हमेशा खुला हुआ है, आप लोग मुझे संदेश भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।